उसने अपना जीवन तलवार को समर्पित किया था। हर कोई फैंटम स्वॉर्ड को जानता था, कोई उसे हरा नहीं सकता था। अंतिम दिनों में उसके प्रतिद्वंद्वी ने पुराने संप्रदाय की देखभाल का अनुरोध किया। फैंटम स्वॉर्ड्समैन को इसमें रुचि नहीं थी। अचानक बातचीत के बीच उसका मित्र नष्ट हो गया। उस पर आभा आक्रमण हुआ, लेकिन उसने रोक दिया। उसके सामने एक अनदेखा प्राणी खड़ा था। रहस्यमय आभा के साथ फैंटम स्वॉर्ड्समैन का कोई मौका नहीं था। वह 2 टुकड़ों में कट गया। राक्षसी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली कैसे? जैसे ही उसने पूछा, ताबीज चमक उठा। इस तरह उसने शरीर पर कब्जा किया। प्रसिद्ध संप्रदाय का एक प्रतिभाहीन वरिष्ठ शिष्य, जिसने 2 दशक अपमान में बिताए, जिसकी कुशलता कनिष्ठों से भी कम। मूर्ख, इतना मूर्ख कि उसने किसी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और मर गया। फैंटम स्वॉर्ड्समैन ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। यहां सब अभी भी खराब है। उनका फुटवर्क बेकार है। वे बेवजह हिलते हैं, संतुलन नहीं रख पाते, इसलिए उनके हमले में दम नहीं होता। देखने के बाद नतीजा साफ है। किसी को बुनियादी बातें नहीं आती, लेकिन एक अपवाद है। प्रशिक्षक मुझिन बाकियों से अलग अच्छा काम कर रहे हैं। वे गलतियों को सुधारते हैं, बातें स्पष्ट करते हैं और लापरवाह नहीं हैं। वे दूसरी पीढ़ी के आखिरी शिष्य हैं, इसलिए उन्हें यह भूमिका मिली। सच कहूं तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। ऊपर से मुझिन प्रशिक्षण समाप्त करते हैं, शिष्य जाते हैं, कानाफूसी होती है। लगता है वो अब ज्यादा सख्त है। एक लड़की नायक को देखती है और पूछती है, ठीक हो? वो कहता है हाँ, लेकिन उसे लगता है कुछ बदला है। मुँह सीढ़ियों से उतरता है, मुहुआई को नमस्कार करता है और पहले नमस्कार ना करने के लिए माफी मांगता है। मुहुआई कहता है, समझता हूं ये जिम्मेदारी भारी थी, खासकर जब ये शुरू से उसकी थी। मुझिन चुपकर इस अवसर के लिए धन्यवाद देता है। फिर मुहुई कहता है कि वह भूमिका वापस ले रहा है। पास खड़े शिष्य स्तब्ध है। लड़की फुसफुसाकर पूछती है, क्या उसने सही सुना? हो को भी अब एहसास होता है कि उसका संदेह सही था। मुई सच में बदल गया है। मुझिन जवाब में कहता है, मुहुई ने उसे यह जिम्मेदारी संभालने को कहा था। मुहुआ शांत भाव से जवाब देता है, कर्तव्यों की जिम्मेदारी लेने में क्या बुराई है? फिर मुझिन ने तुरंत जवाब दिया कि मुई ने उस पर जिम्मेदारी डाली क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। मुई हंस पड़ा। अब वह समझा, यह लड़का मदद नहीं कर रहा था, वह मुख्य शिष्य बनना चाहता था जो नेता का उत्तराधिकारी बने। पहली पीढ़ी के शिष्य माउंट हुआ के पुनर्निर्माण में व्यस्त थे, इसलिए बदलाव का तेज तरीका दूसरी पीढ़ी से था। साथ ही पर्पल ऑरा सर्कुलेशन तकनीक है जो सिर्फ नेता और मुख्य शिष्य सीख सकते हैं। मुहुई को इसकी जरूरत है तो वह नहीं रुकेगा। मुझिन नाराज होता है, ब्लैक नाइट के महल पर हमले का जिक्र करता है और कहता है कि मुहुई ने आदेश तोड़े और दूसरों को मजबूर किया, जिससे बड़ों को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुहुई मुस्कुराता है, गलती मानता है और कहता है कि मुझिन सही है, इसलिए वह जिम्मेदारी ले रहा है। मुझिन चिल्लाकर पूछता है, कोई कैसे भरोसा कर सकता है? मुहुई सिर झुकाकर कहता है, मुझिन स्थिति नहीं समझ रहा। सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझिन पूछता है, वह क्या गलत समझ रहा है? मुक्यों ठंडी निगाहों से रुकता है, पूछता है, उसे मुझिन की मंजूरी कब से चाहिए? वह पूछ नहीं रहा। अनुमति के लिए वह विनम्रता से कहता है। मुझिन के दिमाग में कई विचार हैं। सामने खड़ा व्यक्ति अब वैसा नहीं लगता। मुझिन घोषणा करता है कि वह सुबह के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी लेगा। शिकायतें बाद में की जा सकती हैं और मुझिन को इसे व्यक्तिगत रूप से न लेने की सलाह देता है। मुझिन बुदबुदाता है कि वह किसी अलग व्यक्ति को देख रहा है। मुहुई शांत जवाब देते हैं। मृत्यु के करीब व्यक्ति बदलता है। शिष्य फुसफुसाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कुछ को एहसास होता है कि मुझिन नहीं रोक रहे। अन्य सीधे मुहुई से बात करने का निर्णय लेते हैं। 2 शिष्य उनके पास आते हैं। मुहुई उन्हें पहचानते हैं। वे अलग बात करने की अनुमति मांगते हैं। वह तलवार उठा लेते हैं। लड़की कहती है, वे चाहते हैं कि वह अपनी बात वापस लें। मुझिन ने चुपचाप उसकी मदद की। मुई को यह दिलचस्प लगा और पूछा, क्या मुझिन ने उन्हें भेजा है? उसने कहा, नहीं, वे खुद आए हैं। मुई ने कहा, तो फिर वह उन्हें अनदेखा करेगा। तभी उन्होंने कहा, वे कमजोर से नहीं सीखना चाहते थे। मुहुई चुप रहा, फिर बोला कि माउंट हुआ की व्यवस्था भ्रष्ट है और अगर उन्हें शक है तो वह दिखा देगा। एक वार में लड़की निहत्थी होकर घुटनों पर गिर पड़ी। एक और वार लड़का गिरता है, वे टूट जाते हैं। घंटों बाद चोटिल और थके वे हार मानते हैं। मुहुई पूछता है, क्या वो उम्मीदों पर खरा? वे कहते हैं हाँ। वह पूछता है, क्या वे अब भी उसे कमजोर समझते हैं? वे कहते हैं नहीं। संतुष्ट होकर वह आराम करने को कहता है। सुबह प्रशिक्षण शुरू होगा। दूसरी ओर रयान पूछता है, क्या वे सच में हारने को लेकर गंभीर हैं? एक कहता है, ये वही वरिष्ठ शिष्य नहीं है। सान सहमत होकर कहता है कि वह अब अलग है और उसे रोकना आसान नहीं। उन्हें नहीं पता था कि जिन ने सब सुन लिया। पास आकर वह पूछता है कि लड़के और लड़की में क्या हुआ। रयोन कहता है, कुछ खास नहीं, बस उन्हें पसंद नहीं आया कि वरिष्ठ शिष्य अगले दिन का प्रशिक्षण करे। कुछ देर बाद रायन जानकारी देता है। जिन कहता है कि वह समझ गया और बाद में बात करेगा। भले ही मुहाई बचाव कर रहा हो,
जिन मानता है कि जब उसे सही नहीं लगेगा तो वह हट जाएगा। उसकी पीठ पीछे हटाना सही नहीं है। चकित होकर रायन कहता है कि वे चिंतित थे। जिन कहता है कि वह खुद संभालेगा, फिर चला जाता है, जिससे रायन असहज होता है। अगले दिन नायक अपने छात्रों के सामने अपने बदलाव की व्याख्या के लिए खड़ा होता है। वह कहता है कि शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान देना होगा। जिन सोचता है कि क्या मुम वेई ने अपनी क्षमताओं को छिपाया था या चाउल से मदद ली थी। वह निष्कर्ष निकालता है कि सच्चाई सामने आएगी। वैसे मैं प्रशिक्षण का संचालन कर रहा था और सबको चौंकाते हुए मैंने कहा कि बहुत कमजोर है। बलवान बनने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी ज्ञान की कमी का एक ही कारण होता है। इसलिए उस क्षण से वे सुबह केवल छठी दोहरी तलवार तकनीक का अभ्यास करेंगे, उसके बाद ही उन्नत तकनीकों पर बढ़ेंगे। अचानक कोई बीच में दखल देता है। सभी आवाज की ओर मुड़ते हैं। रयान गुस्से से पूछता है कि जल्दी सीखने में क्या बुराई है। वह कहता है कि कोई और नहीं कर सकता तो वह चुनौती लेगा। उसके शब्दों से शिष्य अवाक है। मेव GWI कहते हैं कि सब अस्त व्यस्त है और मन ही मन कोसते हैं। वह रयान से कहते हैं कि अगर शिकायत है तो ऊपर आओ। सब हैरान है। वरिष्ठ शिष्य और रयुन की प्रतिक्रिया से हैरान होकर रयुन बिना झिझक सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर पहुंचकर युवक ने कहा वह मुई की बात समझ गया, पर वर्तमान प्रशिक्षण छोड़ना उचित नहीं, खासकर मुई के नेतृत्व में। इस पर मुई ने बीच में कहा वह जानता है कि सभी उसकी मार्शल आर्ट क्षमताओं को कम आंकते हैं और वह जानता है कि रयुन क्यों आया है। वह यह साबित करने आया है। मुई ऊंची आवाज में सबका ध्यान खींचता है। अब वह एक कदम भी नहीं हिलेगा। रयुन के हमलों को रोकने के लिए वह सिर्फ छठी दोहरी तलवार तकनीक का उपयोग करेगा। कोई हरकत नहीं, पैर नहीं हिलाएगा। अगर रयुन उसे तलवार से छू लेता है या हिलने पर मजबूर कर देता है तो मुई अपनी बातें वापस ले लेगा और सुबह के प्रशिक्षण का नेतृत्व छोड़ देगा। शिष्य स्तब्ध रह जाते हैं। रयोन पूछता है कि मुसान और मोहो को हराने के बाद वह लापरवाह तो नहीं हो रहा। मुहुई शांतिपूर्वक कहता है कि उसने देखा दोनों गंभीर रूप से घायल थे। रयोन उसे चुनौती देने पर अड़ा रहता है, इसलिए रयोन बिना झिझक आगे बढ़ता है, मुंह की तरह। वादा क्यों? वह बिना कदम बढ़ाए वार रोक देता है। शिष्य मुंह खोले जम जाते हैं। संघर्ष जारी है। तलवारों की आवाज गूंजती है। रयोन पूरी ताकत से युद्ध में लगा है। एक शिष्य उसकी तकनीक पहचानता है। ये केंद्रित पवन तलवार तकनीक है जो तेज गति वाली शैली है और दूसरी पीढ़ी के शिष्यों में रयुन की विशेषता है। चाउल भी इसे पहचानता है। रयुन पहले से तेज है, पर मुई हर बार आसानी से रोकता है। मुवेई ने मजाक में कहा कि रयान सबसे ज्यादा परेशान करता है। इस बार उसे सच में पूरी ताकत लगानी पड़ी। फिर उसने रयान का मजाक उड़ाया। क्या बस इतना ही है? रयान ने दांत भींच लिए। वह परेशान था, पर अब सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आया क्या करे। भीड़ में किसी ने फुसफुसाया, क्या ये वही वरिष्ठ शिष्य है जिसे वे जानते थे? आखिर वो तो हिला भी नहीं। मुंह अविश्वास में देखता रहा। ये कैसे संभव है? अचानक रयुन ने वार किया जैसा लगा, लेकिन उसे सच का एहसास हुआ। ये जीत नहीं बल्कि पुष्टि थी। मुहुई ने शांतिपूर्वक कहा, मसला ताकत का नहीं है। जब कोई वार में इतना मग्न हो जाए कि संतुलन खो दे, तब तलवार बेकार हो जाती है। इसलिए घायल होते हुए भी वह हर वार रोक सका। बिना हिले डुले वह रयुन से कहता है कि वह पूरे शरीर से तलवार चलाने का तरीका दिखाएगा, और फिर वही होता है। एक वार इतना सटीक और जबरदस्त कि पूरा प्रशिक्षण मैदान चुप हो जाता है। फिर मुई, मुसान और मुहो को रयुन को अस्पताल ले जाने का आदेश देता है। वह बाकी लोगों से कहता है घूरना बंद करें और अपनी तलवारें उठाएं। मुख्य पात्र घोषणा करता है कि सुबह का प्रशिक्षण शुरू होगा। फिर हम उसे छात्रों की गलतियां सुधारते देखते हैं। कहानी अतीत में जाती है। लड़का ह्यून से पूछता है कि उसने हवी को क्यों चुना, तो वह कहता है कि हवी औसत है, पर हार नहीं मानता। डाको पूछता है कि क्या उसने दृढ़ संकल्प के कारण चुना। ह्यून दुखी होकर कहता है प्रतिभाशाली शिष्य खुद मार्शल आर्ट सीख जाते हैं, लेकिन हवी के साथ ऐसा नहीं है। साधारण व्यक्ति को मार्शल आर्ट का उस्ताद बनाना गुरु का काम है, इसलिए उन्होंने उसे चुना। अब हमारा लड़का कहता है कि वह प्रतिभाशाली शिष्यों को चुनना पसंद करेगा, लेकिन वह माउंट हुआ कि दूसरी पीढ़ी का वरिष्ठ शिष्य है, इसलिए वह किसी को नहीं छोड़ सकता, चाहे कितना भी निराशाजनक हो। उम्मीद के मुताबिक अगर मरने के बाद उसकी ह्यून से मुलाकात होती है तो वो उसे बढ़िया ड्रिंक देगा। दिल में वो जानना चाहता है कि वो नौजवान कैसा है, क्योंकि ह्यून खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता था। खुद को तसल्ली देते हुए वो सोचता है कि ह्यून ठीक होगा, क्योंकि वो कम ही लड़ाइयां हारता था और दोस्त से मिलना अच्छा लगेगा। कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि दूसरी पीढ़ी के शिष्य सही प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये कठिन सफर था, क्योंकि उन्हें सब कुछ फिर से सीखना पड़ा। फिर भी
वेई को विश्वास है कि सफलता मिलेगी। लाल जंगल से गुजरते हुए वे कहते हैं, माउंट हुआ संप्रदाय में बदलाव के लिए उन्हें मार्शल कौशल बढ़ाना होगा। इस प्रक्रिया में इंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे जितनी तीव्र होंगी, बदलाव पहचानना उतना आसान होगा। ये मार्शल आर्ट में मददगार है। जब उसने पहली बार आंखें खोलीं तो कुछ महसूस नहीं हुआ, पर अब उसे लगता है कोई देख रहा है, जिज्ञासावश। फिर भी नायक नहीं जानता वह कौन है। वह जल्द ही इसका पता लगाने वाला है। थोड़ी देर चलने के बाद हुआई मंजिल पर पहुंचता है। मंदिर में हम ह्यून गाक को देखते हैं, जो डक्को के नए शरीर के पूर्व स्वामी को जानता है, और वह झुककर अभिवादन करता है। अभिवादन में लड़का कहता है कि वह गुप्त तकनीकों का अध्ययन करने आया है। उत्सुक होते हुए भी वह कहता है ठीक है। वह लड़के को सावधान रहने और ज्यादा जोर न लगाने को कहता है, क्योंकि वह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। नायक कहता है वह सावधान रहेगा। फिर गाक ने बताया कि उसने सुना उसके एक शिष्य ने लड़के के साथ बदतमीजी की। लड़का उलझन में था, सोच रहा था कि वह किसके बारे में बोल रहा है, क्योंकि उसने 3 लोगों को पीटा था। उसने सोचा कि इससे फर्क नहीं पड़ता। तभी ह्यून ने माफी मांगकर उसे चौंका दिया और कहा कि मुसान ने सही किया। मुस्कुराते हुए कहा कि किसी और समय में लड़के को इससे बुरे अंजाम भुगतने पड़ते। बिना कुछ कहे नायक समझ जाता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वह कहता है कि उसने वरिष्ठ शिष्य के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है, इसलिए उसे चिंता की जरूरत नहीं। गाक हैरान होता है कि उसने सच में हवी के मुंह से यह सुना है, और उसकी नजरें इतनी पैनी क्यों हैं। ओह, वह सोचता है कि उसे इस तरह क्यों देखा जा रहा है। मुस्कुराते हुए गाक कहता है, खुशी है कि वह युवक अपने लोगों का ख्याल रख रहा है और आगे बढ़ सकता है। नायक को देखकर वह सोचता है कि गुरु के बिना भी उसका दृढ़ संकल्प कैसे है। कुछ मिनट बाद नायक अपने मार्शल क्षेत्र की स्थापना के पहले कदमों पर विचार कर रहा है। जियांगहू में जीवन मृत्यु का निर्धारण केवल मार्शल आर्ट की ताकत से नहीं होता। असल में जीवित रहने के लिए जरूरी है मार्शल आर्ट का सही उपयोग, तेजी से सोचना और निर्णय लेना। इसलिए मार्शल क्षेत्र में मार्शल आर्ट की महारत के साथ अनुभव और ध्यान का संगम होता है। यह मार्शल आर्ट की परिभाषा थी जिस तक डाको ने अंतहीन प्रशिक्षण और चिंतन से पहुंचा। इसीलिए कला को उन्नत करने का पहला चरण मार्शल आर्ट को सही से समझना है। नायक सोचता है कि माउंट हुआ संप्रदाय में कौन सी मार्शल आर्ट्स हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो उसे पढ़ने की अनुमति नहीं है, ताकि लालची शिष्य आवश्यक चरणों को न छोड़े। सोचते हुए लड़का निष्कर्ष निकालता है कि माउंट हुआ कम प्रसिद्ध है। फिर भी यहाँ मार्शल आर्ट की एक सरल प्रणाली है, जैसे 6 तलवारों की तकनीक और एकाग्रता, पवन तलवार तकनीक, बेर के फूल की तलवार तकनीक और 1000 सुगंधों की तलवार। इन तीनों को सीखने के बाद ही बेर के फूल की तलवार के रहस्यों तक पहुंचा जा सकता है। तभी कोई इस संप्रदाय की महान मार्शल तकनीक, माउंट हुई की सिग्नेचर तकनीक सीखना शुरू कर सकता है। हविसा की पुस्तक का अध्ययन इस समूह की प्रेरक शक्ति है, जो इन तलवार शैलियों के रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। और अफवाह है कि संप्रदाय के बेहतरीन तलवारबाजों ने बेर के फूल की 3 तलवार तकनीकों में से एक से अधिक में महारत हासिल की थी। पहली तकनीक जड़ है, फिर 3 तने हैं और रहस्य शाखाएं। अंत में 7 फूलों की तलवार, 3 धार वाली तलवार और स्पष्ट बेर के फूल की तलवार वृक्ष के फूल हैं। पुस्तक समाप्त करते हुए नायक निष्कर्ष निकालता है कि वह तने तक पहुंच चुका है। अगर वह शाखाओं तक पहुंचना चाहता तो उसे बेर के फूल की तलवार चाहिए, जो सिर्फ मार्शल आर्ट उस्तादों को मिलती है। वह कुछ बोलता है और कोई पूछता है क्या वह उस तलवार की बात कर रहा है। बाकियू चुपचाप आ गया था। लड़का खड़ा होकर नेता का अभिवादन करता है। वह पूछता है क्या नायक को बैठने में आपत्ति है। वह व्यक्ति कहता है कि उसे नहीं पता और सोचता है कितना समय बीत गया। यू पूछता है क्या युवक ने सच में सब पढ़ा। लड़का हाँ कहता है। आदमी पूछता है क्या वह प्रशिक्षक है। नायक पुष्टि करता है। नेता पूछता है वह 6 तलवारों की तकनीक पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है। सोचते हुए उसे याद आया कि यूई साधारण बातों में हिचकिचाती थी। अब वह नाम कर रहा है, ये नई शुरुआत है। इस बीच नायक को शक होता है कि वह आदमी ह्यून की मौत के बाद हालात देखने आया है, इसलिए सीधे मुद्दे पर आने से पहले यू को जवाब देना बेहतर है। नायक सवाल दोहराता है और कहता है कि दूसरी पीढ़ी के शिष्यों ने गलत शुरुआत की थी और बेहतर होता अगर उन्होंने कभी शुरुआत ही न की होती। नेता के आश्चर्य के बावजूद हमारा लड़का सोचता है कि वह पहले से जानता होगा कि शिष्य बुरे हैं, जो उसके लिए अच्छा होगा। समस्या यह है कि वह क्वी की हालत को गलत समझ रहा है। उलझन में नेता सोचता है कि क्या यह वही बच्चा है जिसे वह जानता था, क्योंकि वह मासूम था और बुरा नहीं बोलता था। सिर चकराते हुए वह आदमी सोचता है कि क्या यह बदलाव घटनाओं की वजह से है, लेकिन नायक पहले ही कह देता है कि सबको पता है। बिना समझे बुजुर्ग पूछता है कि वह क्या कह रहा है।
तब लड़का बताता है कि दूसरी पीढ़ी के शिष्य 6 तलवारों के संयोजन से परिचित हैं। हालांकि अगर वे सीखते समय सभी के प्रदर्शन की तुलना करें तो हालात और भी खराब दिखेंगे। वह उत्सुकता से कारण पूछता है। हुआए कहते हैं कि जियांगहू में संप्रदायों की विचारधाराएं अलग होती हैं जो मार्शल आर्ट में झलकती हैं। इसलिए संप्रदाय का मार्शल आर्ट उसके विचारों को दर्शाता है, जैसे वू युंग का ताइजी फिस्ट या किंग का क्रिम्सन डॉन स्ट्राइक। मार्शल आर्ट सीखना शरीर के साथ विचारधारा को भी समझना है। बुजुर्ग व्यक्ति युवक की शांति पर ध्यान दे रहा था, जो काफी ह्यून जू जैसा दिखता है। मुख्य पात्र कहता है कि दूसरी पीढ़ी के शिष्य बेर के फूल उगाने पर ध्यान दे रहे हैं। फिर यू पूछता है कि उसका प्रस्ताव क्या है। नायक बिना झिझक कहता है, सबको समझाना होगा कि संप्रदाय की तकनीक सीखना नहीं, बल्कि विचारधारा को समझने के लिए प्रशिक्षण असली उद्देश्य है, और इसे दैनिक जीवन में लागू करें। इसलिए बेर का फूल खिलना अंत नहीं है। बड़े की आंखें चौड़ी हो गई जब उन्हें एहसास हुआ कि क्वाई अपने दिवंगत शिष्य से कितना मिलता है, रूप, रंग और जान में भी। यू सोचता है कि क्या केवल वही बच्चे में प्रतिभा देखता है। नायक की हर बात से सहमत वह व्यक्ति कहता है कि वह कम उम्र में भी गहराई से सोचता है। फिर कहता है कि वह शिष्यों को 6 तलवारों की तकनीक सिखाना चाहता है। बेक को विश्वास है कि लड़का अच्छा करेगा, लेकिन जानना चाहता है कि वह कौन सा मार्ग चुनना चाहता है। यह सवाल लड़के को हैरान कर देता है। माउंट हुआ के मार्शल आर्ट का अध्ययन कर उसने सोचा वे बेहतरीन है, पर कुछ बातें निराश करती हैं। जैसे वे सिर्फ जीवित रहने के लिए ताकत पर जोर देते हैं या युद्ध रणनीति और बड़ी तलवारों का उपयोग नहीं करते। खुद को रोकने की कोशिश के बावजूद नायक समझता है कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा। वह झूठ बोलता है कि वह भव्य मार्ग नहीं चाहता, क्योंकि उसका इरादा गुरु की इच्छाएं पूरी करना है। अंततः गुरु के मार्ग पर चलना शिष्य का कर्तव्य है। यू कहता है कि वह समझता है और ह्यून को देखने की बात करता है, लड़के की प्रतिभा नहीं बल्कि उसकी दृढ़ इच्छा के कारण। वह सोचता है नई मार्शल आर्ट तकनीक बनाना आसान नहीं। फिर भी युवक पर गर्व करता है। मुस्कुराते हुए कहता है, ह्यून गर्व करेगा। युवक धन्यवाद देता है। वह सोचता है चिंताएं आशा में बदलें। आगे कहता है, सर्दियों की बर्फ ठंडी है, पर बेर के फूलों की सुगंध तीव्र होती है। और भले ही माउंट हुआ बेर के फूलों की रक्षा ना कर पाया हो, एक कली बची रही, इसलिए उसका कर्तव्य उसे खिलाना था। यू कहता है कि माउंट हुआ पर बेर के अलावा भी कई फूल हैं। फिर वह पूछता है कि लड़के ने वही फूल क्यों चुना। नायक कहता है कि उसे नहीं पता। रहस्यमयी अंदाज में बड़े कहते हैं कि इस पर विचार करने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वह चला जाता है। कुछ कदम चलने पर यू कहता है कि वह एक बात बताना भूल गया। वह बताता है कि उसने भी अपने गुरु को खोया है, फिर भी वी का दुख नहीं समझ पाता। लड़के को वी की मृत्यु को अंत नहीं, शुरुआत मानना चाहिए, ताकि वह चुपचाप अपने काम को पूरा कर सके। नायक को यह विचार अच्छा लगता है और वजगान से भरी बातचीत के लिए धन्यवाद देता है। डैगो को याद है, किसी ने कहा वह नाजुक दिखते हैं। अहंकारी और लापरवाह होने के साथ जो मांसपेशियां बनाने के लिए आदर्श है, वह व्यक्ति पूछता है कि क्या वह नया प्रशिक्षण तरीका आजमाना चाहता है। हम वर्तमान में लौटते हैं, जहां सुबह नायक प्रशिक्षण ले रहा है। वह सोचता है कि आयरन फिस्ट किंग से मुलाकात बहुत उपयोगी थी, क्योंकि उसने कठोर पर असरदार विधि सिखाई जिसके परिणाम जल्द दिखेंगे। अचानक कोई चिल्लाता है कि समय आ गया है। लड़का लड़की से पूछता है वह क्या कह रही है। वह कहती है कि नेता ने उसे पहाड़ से नीचे आने को कहा है। हम टेम्पल में देखते हैं, कोई कहता है कि अगला संस्करण तीसरी पीढ़ी के शिष्यों पर है। यू कहता है कि उनके पास इसे हल करने का समय नहीं था। शांक्सी नरसंहार के कारण शिष्यों को इकट्ठा करो। एक वरिष्ठ कहता है कि बाहरी संप्रदायों से शिष्यों को स्वीकारना दिलचस्प होगा, दिखाने के लिए कि वे अच्छा कर रहे हैं। एक अन्य पूछता है, क्या शांक्सी के बाहरी क्षेत्र की निगरानी के लिए शिष्य भेजना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि शायद कोई अन्य संगठन सत्ता के खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा है। हमें पता चलता है कि बाहरी संप्रदाय माउंट हुआ के मार्शल आर्ट हॉल के बाहर है। उनका प्रभाव मुख्य संप्रदाय की प्रसिद्धि से होता है। यू कहते हैं कि बाहरी संप्रदाय चिंतित है, पर पहले तय करें किस शिष्य को भेजना है। नेता कहते हैं अब देरी नहीं हो सकती। फिर सुझाव देते हैं कि दूसरी पीढ़ी के शिष्य भेजें। सैन कहते हैं कि बाहरी दुनिया अस्त व्यस्त है। यू कहते हैं कुछ प्रतिभाशाली शिष्यों को चुन सकते हैं जिनमें जब ब्यूटी भी हो। जिन मुस्कुराते हुए कहते हैं यह विचार अच्छा है, पर सब आश्चर्यचकित हैं कि आपने उस लड़के का जिक्र किया। सैन कहते हैं
युवक को भेजने का विचार पसंद नहीं, लेकिन नेता कहते हैं कि उसमें बदलाव आया है और लड़का ठीक रहेगा। हमें पोसेन शहर ले जाया जाता है, जहां नायक और उसके 3 शिष्य मिलते हैं। वे सोचते हैं कि यह छोटा शहर है जहां शराब के अलावा कुछ नहीं। अचानक एक लड़की उसका ध्यान खींचती है और उसे चिकन दिखाती है। जी हाँ, उन्होंने ऐसा चिकन नहीं खाया था। जिन मुआज से कहता है कि वे माउंट हुआ की यूनिफॉर्म में है। लार टपकाते हुए लड़की कहती है कि उसे समझ आया, लेकिन अब भेड़ के मांस की गंध आ रही है। वह पूछती है, अच्छा खाना क्यों नहीं? अचानक हवा से टकराव होता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। सब लोग उस बदतमीज आदमी को घूरते हैं। हुआ पूछता है वह क्या कर रहा है। आदमी पूछता है क्या ये बेर के फूल पहली बार जिंगशू में खिले हैं? फिर कहता है लड़की माफी मांगे क्योंकि वह टकराई थी। हुआ चिल्लाता है वह खुद टकराया था। मुख्य किरदार सोचता है ये लोग आपराधिक संगठन से जुड़े होंगे, संभवतः वही जिसने शानक्सी के बाहरी संप्रदाय के सत्ता शून्य को संभाला था। उनका ऐसा असभ्य व्यवहार समझ से परे है जब तक कोई शक्तिशाली समर्थन न हो। नायक निष्कर्ष निकालता है कि छात्रों को ऐसे लोगों से निपटना सीखना लाभकारी होगा। फिर वह कार्रवाई करने का निर्णय लेता है और दिखाता है कैसे। तलवार आंखों पर तानकर पूछता है कहाँ देख रहे हो? फिर कहता है उसे पता था वही आदमी है जिसने लड़की को टक्कर मारी थी, पर देखना चाहता था उसकी प्रतिक्रिया। अपनी बदतमीजी से उसने माउंट हुआ संप्रदाय से टकराव कर लिया, जिससे वे हैरान हुए। नायक कहता है कि उसे जिंगशू के गुप्त संगठन की समझ आ गई है। घबराते हुए एक आदमी माफी मांगता है, लेकिन नायक कहता है कि वह ऐसे नीच लोगों से माफी नहीं लेता। अगर वह अपने साथी को आंख गंवाने से बचाना चाहता है तो उसे हट जाना चाहिए। मुंह खुला रखकर आदमी सोचता है कि लड़का सच में हमला करेगा। हवा आंखें सिकोड़कर घूरता है, जिससे समूह भाग जाता है। हवा माफी मांगता है और तलवार रखते ही नायिका कहती है कि माफी की जरूरत नहीं, क्योंकि गलती उसी की थी और वह जानता है कि यह स्थिति सबको हैरान करेगी। वह सुझाव देता है कि वे सराय में कुछ खा लें। लड़की और एक शिष्य खुश है, पर जिन चुप रहता है, सोचते हुए कि उसने पहले माफी मांगी थी जबकि शुरुआत उन्होंने की थी। यह इसलिए हुआ क्योंकि वह चिंतित था, हवई के विपरीत जो सब कुछ जानता है। उसके आसपास जो हो रहा था उसे देखकर जिन ने ऐसे बर्ताव किया जैसे वह आदी हो, भले ही वह दिखावा कर रहा हो। हमारा लड़का सोच रहा था कि उसे उस आदमी को चाकू मार देना चाहिए था। कुछ न जानते हुए जिन ने वादा किया कि वह कड़ी मेहनत करेगा ताकि ऐसी घटना न हो और कोई उन्हें नीचा न दिखाए। समूह सराय पहुंचता है और नायक कई चीजें ऑर्डर करता है, जिससे वेट्रेस घबरा जाती है। कुछ देर बाद हम हुआ के पास प्लेटों का ढेर देखते हैं जो भरी हुई लगती हैं। हमारा लड़का पूछता है कि क्या प्रशिक्षण के कारण कम खाएगा, लेकिन वह कहता है कि उसने बहुत खा लिया है। हुआ उत्सुकता से पूछती है कि वे और क्या करेंगे, क्योंकि नेता ने लक्ष्य नहीं बताया था। जब मुख्य पात्र पूछता है कि क्या हुआ है तो उसे सब याद आ जाता है जो उन्होंने किया था। आंखें चौड़ी कर लड़की को पाताल लोक याद आता है। हवेई कहता है कि नेता ने अधिकार दिए हैं, इसलिए वह पाताल लोक के बदमाशों को सबक सिखाने की सोच रहा था। शहर में जल्दी रात होती है। सराय के अंदर समूह मिशन की योजना बना रहा है, जिनका कहना है कि कुछ करने से पहले उन लोगों की जानकारी जुटाना बेहतर होगा। सभी लड़के सहमत दिखते हैं, इसलिए नायक उनसे अगली रात तक अंडरवर्ल्ड की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहता है। इस दौरान वह भेस बदलकर शहर में घूमेगा और छुपकर आगे बढ़ेगा। हमें पाताल लोक ले जाया जाता है, जहां अनैतिक और विकृत विचारों वाले लोग रहते हैं। पाताल लोक के निवासियों और रूढ़िवादी ताकतों के मार्शल आर्टिस्टों में अंतर है, जिनमें राक्षसी ताकतें भी हैं। एक महिला को घेरे पुरुषों में से एक कहता है कि ब्याज दर बढ़ गई है, लेकिन वे बताना भूल गए, इसलिए वह किसी और चीज से भुगतान कर सकती है। यह दिखाता है कि अंडरवर्ल्ड के लोग पैसे या दबदबे के पीछे भागते हैं। वे मुनाफे के लिए हत्याएं करने वाले संगठनों जैसे हैं। अंडरवर्ल्ड का मतलब उन बदमाशों से है जो गंदे तरीके से जीते हैं। वो को नहीं पता कि वे घमंडी हैं या जानी। एक आदमी पूछता है कि वह कौन है और जंग बोंग कहाँ है। एक व्यक्ति कहता है कि शायद वह बाहर गया, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। नायक ने ठंडे स्वर में पूछा, वे किसका पीछा कर रहे हैं? गंजे व्यक्ति ने पूछा, क्या लड़का झगड़ा चाहता है? अगर नहीं तो उसे दखलंदाजी बंद करनी चाहिए। चेहरा ढके हुए लड़का कहता है कि वह किसी और वजह से आया था। लंबे बालों वाला आदमी पूछता है, ये बकवास क्या है? फिर आ भरता है। घुटने से चेहरे पर वार हुआ और वह उठ गया। उसका मुंह खुला रह गया। गंजे आदमी ने पूछा, क्यों किया? लड़का चुपचाप आदमी को पीटता रहा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। महिला ने खुद को छुड़ाया और गंजे आदमी को छोड़कर चली गई। नायक ने कहा, लगता है कुछ घटिया मार्शल आर्ट सीखी है, उसे एक्शन में देखना चाहेगा, लेकिन जीना है तो बटुआ दे दे। दूसरी जगह एक आदमी मेज पर पेशाब करता है। दो लोग पूछते हैं, क्या वह हमेशा ऐसा करेगा? और कहते हैं कि उसके खत्म होते होते वे होश में आ जाएंगे। बूढ़ा आदमी आंखें घुमाकर कहता है कि यह परेशान करने वाला है। कोई नहीं देखता कि पेड़ से 2 मरे आदमी बंधे हैं।
वे कहते हैं, कुछ मिनट पहले एक लबादा पहने आदमी आया और खाना ले गया। हमें शहर लौटाया जाता है जहां हवा जानकारी के लिए एक स्थानीय से बात करती है। चियोल दीवार के पीछे छिपकर सुनता है। जिम आम आदमी बनकर जासूसी करता है। दूर एक जगह कोई कहता है कि उन्हें सुअर के मांस और स्प्रिंग रोल की गंध आ रही है। मूंछों वाला आदमी कहता है कि वह बदमाश को नहीं जानता, लेकिन खाना लाने वाला पागल होगा। काबू न रख पाने वाले लोग हवाई की ओर बढ़ते हैं। वह तलवार निकालकर कहता है कि वह खाना बांटने नहीं आया, जो थैलों को छुएगा पछताएगा। एक आदमी कहता है लड़का काबिल है और माफी मांगते हुए बताता है कि वह भिखारियों के संप्रदाय का सोजिंगा है। हमारा लड़का तलवार रखकर परिचय देता है। वह आदमी कहता है कि उनका संप्रदाय माउंट हुआ के तलवार संत की घटना को अपमान मानता है। वह पूछता है, यहाँ क्यों आए हो? नायक सीधे कहता है वह पाताल लोक के बारे में जानना चाहता है और ठंडा खाना खराब होगा, इसलिए खाते समय बात करें। जिंगू हंसकर कहता है, यह दिलचस्प है। थोड़ी देर बाद हुआई को पता चलता है कि अंडरवर्ल्ड के लोग ब्लड ब्रूटल गुट से हैं, जिन्होंने हुआ री और हुआ संप्रदाय की बाहरी शाखा पर कब्जा कर लिया है। भिखारी संप्रदाय का नेता कहता है कि ये लोग मार्शल आर्ट जानते हैं। हमारा लड़का कहता है कि वह समझता है, लेकिन अब असली विषय पर बात करनी है। उदाहरण के लिए, इस गुट के पीछे कौन है? बूढ़ा आदमी पूछता है कि ऐसा क्यों लगता है कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति है। लड़का बताता है कि पोसेंग बड़ा है, फिर भी अमीर गुट ने शहर पर कब्जा कर लिया है। इसका मतलब है कि कोई चालाक व्यक्ति सत्ता में दिलचस्पी रखता है। आमतौर पर दर्जनों गुप्त संगठन शहर पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। चकित होकर जेंगू कहती है कि यह मानना कठिन है कि लड़का जांगू का नया शिष्य। फिर वह कहता है कि उसने पहले नहीं बताया क्योंकि उसे पुष्टि करनी थी। वेई अब बोल सकता है। भिखारी बताता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट ब्लड ब्रूटल गुट से जुड़ा है और वह गायु स्वॉर्ड सेक्ट से है। यह शानक्सी के प्रमुख संगठनों में से है, लेकिन माउंट हुआ या छांगनान सेक्ट की परवाह नहीं करता, हालांकि यह उनसे छोटा है। नायक सोचता है कि कुछ गड़बड़ है। जिग्गा को यकीन नहीं कि गुयू तलवार संप्रदाय का मास्टरमाइंड है। नायक सहमत है, कहता है कि अगर ऐसा होता तो दिखावे की परवाह नहीं करते। वह जानना चाहता है कि वह मार्शल आर्टिस्ट कौन है। भिखारी कहता है कि उसे शक है लाल भेड़िया तलवार गुआयो तलवार संप्रदाय की है, और लड़के की प्रतिक्रिया से लगता है कि उसने ये नाम पहले सुना है, इसलिए कुछ करने से पहले सावधानी बरतना बेहतर है। मन में वाई कहता है कि उसने इस व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। अगले दिन सराय में हम देखते हैं कि नायक खिड़की से बाहर विचार मग्न है। लंबी बातचीत के बाद भी उसे रेड वुल्फ किलवार की जानकारी नहीं मिलती। हम उस समय पर लौटते हैं जब उसने जेंगा से पूछा कि कप में चाय है, सोचते हुए कि शायद शरारत से जानकारी मिलेगी, लेकिन उसने शराब के स्वाद पर ध्यान नहीं दिया। हंसते हुए भिखारी ने कहा, लगता है उसे पसंद आई। ऐसा नहीं लगता कि वो पहली बार आया है। फिर वह सब भूलकर पीता रहा, इसलिए उसे जानकारी नहीं मिली। उसे अंदाजा था क्या करना है, पर दुश्मनों का पता नहीं था। फिर वह कहता है कि कमरे में लाई शराब का आनंद लेने का समय है। मेघ जल्दी गिर जाती है और बाकी 3 शिष्य शराब की गंध से हैरान है। हुई उनके सामने हाथ बांधे खड़ा है और पूछता है कि उन्होंने क्या पता किया। हुआ आगे बढ़कर कहती है कि वह पहले बताएगी, ये जानने के लिए कि क्या वह काम के समय शराब पी रहा था। हमारा लड़का मना करता है और सवाल दोहराता है। जिन कहता है कि पाताल लोक के लोगों ने सत्ता का खालीपन भर दिया है और अब उनका नियंत्रण है। हुआ कहती है कि वे दुष्ट हैं, अपनी इच्छा के लिए हिंसा करते हैं। चियोल कहता है कि समस्या यह है कि उन्होंने मार्शल आर्ट सीख ली है, जो भले ही तीसरे दर्जे की हो, लेकिन लड़ने का तरीका न जानने वालों पर खतरनाक है। नायक तारीफ करते हुए कहता है कि उसने देखा है कि अंडरवर्ल्ड के लोग मार्शल आर्ट कैसे सीख गए। आखिर ये तो किताबें नहीं पढ़ते, वे पन्नों को लकड़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी ने सिखाया होगा। लड़का खड़ा होकर कहता है कि उसे जिम्मेदार व्यक्ति पता है, पर वजह नहीं। जिज्ञासावश जिन पूछता है कि वह कौन है। होई सीधे बताता है कि वह 9 हिल्स स्वॉर्ड सेक्ट का रेड वुल्फ स्वॉर्ड है। जिन सोचता है कि वे अपराधियों के पद छोड़ने की बात क्यों नहीं कर रहे। नायक कहता है कि वह उन्हें खत्म करना चाहता था। यह सुनकर लंबे बालों वाला लड़का अवाक रह जाता है। फिर चियोल कहता है उसे नहीं पता कि सेक्ट अपराधियों की मदद क्यों कर रहा है, पर पहले बड़ों को बताना चाहिए। बिना प्रतिक्रिया के नायिका पूछती है कि क्या वह अपने साथियों के खिलाफ जाने को तैयार है। गु कहती है कि वह वरिष्ठ शिष्य से सहमत है क्योंकि समस्या का सामना करना होगा। जिन असहमत है पर चुप रहता है, सोचते हुए कि उन्हें वर्तमान स्थिति पर विचार करना चाहिए। माउंट हुआ नरसंहार से उबर रहा है और एक और संघर्ष स्थिति बिगाड़ सकता है। लड़के ने कहा, ऐसा करना खतरनाक है, इससे संप्रदाय के साथ युद्ध हो सकता है। हुई बोला, वह समझता है, पर 9 हिल्स स्वॉर्ड संप्रदाय ऐसे नहीं करता।
अगर उन्हें संगठन खत्म करना होता तो सीधे लड़ाई करते। माउंट हुआ की स्थिति देखते हुए वे आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए वह मानता है कि अपराधी सच में उस संप्रदाय से नहीं जुड़े। अगर जुड़े भी हों तो माउंट हुआ से युद्ध नहीं करेंगे। जिन कुछ बोलने की कोशिश करता है पर लड़का उसे रोकता है। फिर भी लड़का पूछता है कि जानकारी विश्वसनीय है। नायक कहता है हाँ, उसने भिखारी संप्रदाय से बात की है। शिष्य सोचता है क्या सच में वह संप्रदाय है जो किसी भी भिखारी को सदस्य बनाता है। सबसे बड़ा संगठन होने के नाते जो भोजन और जानकारी के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है और मार्शल आर्ट्स जानता है, उनकी जानकारी विश्वसनीय है। गंतव्य की ओर बढ़ते हुए जिनको लगता है कि वह व्यर्थ चिंता रहा है क्योंकि वेद ने शांति से मामला सुलझाने का वादा किया था। हमारा लड़का सबको तैयार रहने को कहता है, सोचते हुए कि वह नहीं आ पाएगा। वह चिंता करता है कि कहीं बोझ न बन जाए, इसलिए पूरी ताकत लगा दी जाए। लड़के को गेट तोड़ते देख जिन सोचता है शांतिपूर्ण तरीके कहाँ गए। अंदर अपराधी पूछते हैं क्या हो रहा है। नायक कहता है अच्छा हुआ तुम सब यहाँ हो। फिर किसी से कहता है रेड वुल्फ स्वॉर्ड और नेता बाहर आकर माफी मांगे अगर जान बचानी है। नायक की तलवार के चिन्ह से अपराधियों को एहसास होता है कि वे माउंट हुआ संप्रदाय से हैं। जिन और होआ कहते हैं कि प्रवेश द्वार शांत नहीं लगा पर क्वी इसे सही मानता है। जियांगमू में अचानक कोई पूछता है शोर क्यों है। अपराधियों में से एक बूढ़े को बताता है कि माउंट हुआ संप्रदाय के लोग यहाँ हैं। बूढ़ा मन ही मन सोचते हुए चारों को घूरता है और सोचता है क्या यह सच है। बूढ़ा पूछता है क्या बच्चे मरना चाहते हैं। गाय कहता है कि वह इसे नजरअंदाज करेगा क्योंकि उनके साथ महत्वपूर्ण अतिथि हैं। नायक कहता है अगर वे इसी लहजे में बात करेंगे तो वही मरेंगे। आदमी चौंकता है और कहता है कि अगर उसे पता होता कि उसके लोग किससे पंगा ले रहे हैं तो वह सावधान रहता। वह समूह को आदेश देता है कि वे चारों को दिखाएं कि जियांगहू कितने भयानक हो सकते हैं, लेकिन बिना मारे। वे अपनी जगह ले लेते हैं और तलवारें निकालते हैं। हालांकि आगे कुछ होता है जो वू का ध्यान खींचता है। युवती एक घायल जोड़े को देखती है जिसमें पुरुष महिला को उठाए हुए है। यह देखकर शिष्या का सब्र टूटता है और वह उन्हें बचाने दौड़ पड़ती है। हम देखते हैं कि घायल पुरुष की सांसें रुक चुकी हैं, लेकिन महिला की आंखें बंद हैं। बाकी शिष्याएं तुरंत हवा की ओर दौड़ती हैं क्योंकि दो अपराधी उस पर हमला करने वाले हैं। लड़की ने कमजोरी छुपाते हुए बांस के पत्तों से हमला किया जिससे दुश्मन हवा में उड़ गए। जिन ने कहा वह भाग नहीं सकती। हवा ने कहा कि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तभी एक आदमी खड़ा होकर बोला किसने कहा कि वह ऐसा कर सकती है। उसने कहा कि माउंट हुआ से होने के बावजूद उनकी संख्या कम है। एक सुनियोजित हमला उन्हें हराने के लिए काफी होगा। शोर सुनकर सरगना का ध्यान जाता है। नायक सोचता है कि लड़की ने असली ताकत छिपाई थी। वह क्वा को आदेश देता है कि तलवार उठाकर सबको धूल चटा दे, सजावट के लिए नहीं। इस बीच अपराधियों का सरदार सोचता है कि लड़का मदद के लिए क्यों नहीं दौड़ा। वह मानता है कि लड़का आत्मविश्वासी है, इसलिए अकेले सामना नहीं करेगा बल्कि दूसरों की मदद से लड़ेगा। क्वाई ने कहा कि वह आदमी अंदर आया पर वह नहीं था जो वह चाहती थी, लेकिन यह उनके छात्र का जियांगहू में पहला अनुभव है, तो यहां कोई नहीं जानता। अपराधी गंदी लड़ाई लड़ते हैं क्योंकि जीत उनके लिए सब कुछ, पर इस बार उनकी रक्षा के लिए कोई नहीं है। तीनों को सीखना होगा कि जियांगहू में जीवन और मृत्यु मार्शल कल्टीवेशन से तय नहीं होती। मांसपेशी हिलाए बिना वह दिखाता है कि यह उसका एक पाठ है। फिर उसे चियोल के हालात अलग लगते हैं। लड़का एक हाथ से प्रतिद्वंदी को रोकता है और दूसरा हाथ घायल होता है। गंजा आदमी तलवार से हमला करता है, लेकिन वार रोक दिया जाता है। वह बेहोश होकर गिर जाता है। चिल अपराधी को घूरता है। अचानक गिरोह का सरगना हवेई की ओर दौड़ता है, कहता है कि वह आसान प्रतिद्वंदी है, पहले उसी से निपटेगा। दुर्भाग्य से उसके लिए एक वार में लड़का आधा शरीर गड्ढे में पटक देता है। हैरान अपराधी कहते हैं नेता मारा गया, अब क्या करें। कोई कहता है नया नेता चुने जो माउंट ह्यूलब्रेट्स को हरा सके। चारों साथी समझते हैं ये रेड वुल्फ स्वॉर्ड है। मजाक में नायक कहता है सुंदर लड़का कब आएगा। बूढ़े व्यक्ति ने लड़के से पूछा क्या वो उसे जानता है। फिर कहा कि माउंट हुआ के युवा शिष्य द्वारा पहचाना जाना सम्मान है। हुई ने कहा उसने कल ही उसके बारे में सुना और माफी मांगते हुए कहा कि वह कमजोरों के नाम याद नहीं रखता। बूढ़े ने कहा माउंट हुआ के शिष्य को रूढ़िवादी मार्ग अपनाना चाहिए, पर लड़का राक्षसी मार्शल आर्टिस्ट की तरह बोलता है। खैर, अगर वह ऐसा करना चाहता है तो ठीक है। बालकनी से कूदते लाल भेड़िए की तलवार कहती है कि नायक को जीतने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। तलवार पकड़े लड़का पूछता है पूरी ताकत का क्या अर्थ है, क्योंकि वह इतना ताकतवर नहीं है। पूरा आदमी हैरान होकर पूछता है लड़का कब पीछे आया। जवाब की बजाय उसे जोरदार प्रहार सहना पड़ता है। आलू की बोरी की तरह गिरने से बचने के लिए वह तलवार की म्यान से उछलता है। सोचता है इतनी तेजी कैसे पकड़ी, क्योंकि लड़के के पैर हिलते नहीं दिखे। आश्चर्य है
लड़के ने तलवार भी नहीं चलाई। बूढ़ा सोचता है, युवा शिष्य ऊंचे स्तर पर कैसे? इस बीच वाई को लगता है कि रेड वुल्फ की तलवार खत्म करने में उसे कोई रुकावट नहीं होगी, खासकर जब वह अपनी तलवार का परीक्षण चाहता है। आखिरकार 1 महीने से वह माउंट हुआ और अपनी कला का अभ्यास कर रहा है, जबकि उसकी प्रगति देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए सामने खड़ा बूढ़ा व्यक्ति महत्वपूर्ण है। भले ही वह उतना ताकतवर न हो, फिर भी कुछ है। सफेद बालों वाला आदमी बिना हिचकिचाए बढ़ता है, लेकिन नायक आसानी से चकमा देता है। फिर वह बांस के पत्ते वाले हाथ से पलटवार करता है, जिससे वह आदमी हवा में उड़ जाता है। दूरी कम कर हमारा लड़का फिर वार करता है, जिससे प्रतिद्वंद्वी अचंभित रह जाता है। संतुलन बनाए रखते हुए वह सोचता है कि लड़के ने उसकी चालें कैसे समझ लीं। फिर निष्कर्ष निकालता है कि शायद इसीलिए वह उसे नहीं हरा सका। तलवार उठाते हुए बूढ़ा आदमी कहता है कि लड़का सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं है और माफी मांगता है। फिर कहता है, अब वह पूरी ताकत से लड़ेगा। हमारा योद्धा प्रतिद्वंद्वी के पास आकर स्थिर खड़ा होता है। बीच में रुककर वह हमला करता है, जिससे पता चलता है कि उसे लाल भेड़िया तलवार क्यों कहते हैं। ये देख तीनों शिष्य हुआई के लिए चिंतित हो जाते हैं, लेकिन एक ही वार से योद्धा उस विशाल भेड़िए को गायब कर देता है। फिर वह कहता है कि वह तकनीक भयंकर है, पर उसमें कई कमियां हैं और उसने इसका दूसरा भाग नहीं सीखा है। हकलाते बूढ़े ने पूछा, यह तकनीक युवक को कैसे पता है? पर देर हो चुकी है, क्योंकि वह तुरंत पास है, जिससे उसे बचाव के लिए फैलना पड़ा। वह उलझन में है, पर यकीन है कि उसने हमला रोका है। फिर उसे एहसास होता है कि लड़के ने मायावी तलवार तकनीक उपयोग की। स्ट्रॉबेरी जूस के उड़ने से पहले यही उसका आखिरी विचार था, जिससे अपराधी अविश्वास में रह गए। हमें पता चलता है कि नायक ने प्रतिद्वंदी को नहीं मारा, बस बाल और गाल पर चोट दी। वह सोचता है कि उसे क्यों बख्शा और तलवार क्यों नहीं चलाई। फिर वह समझता है कि अब यह जरूरी नहीं, उसे जानना है कि लड़का कम उम्र में इतना ताकतवर और प्रतिभाशाली कैसे है, जबकि वह बड़ा है। रेड वुल्फ ने गुस्से में क्विन से कहा, उसे कम मत आंको, क्योंकि वह 9 हेल्स स्वॉर्ड सेक्ट के योद्धा से लड़ रहा है। कुछ भेड़िए आते हैं और नायक पर हमला करते हैं। नायक तुरंत तलवार से पलटवार करता है और बूढ़े व्यक्ति पर वार करता है। सफेद बालों वाला व्यक्ति संतुलन खोकर चीखता है, सोचता है कि लड़का जम से ही प्रशिक्षित हो रहा था, लेकिन अब उस युवक ने उसकी सालों की मेहनत को चूर कर दिया। क्रोध में वह चिल्लाता है कि उसकी मेहनत क्यों नहीं मानी जाती, पर कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ मिनट बाद गड्ढे में फंसा सरदार होश में आता है, डरकर खांसता है और पूछता है, क्या हुआ? आगे देखता है, लाल भेड़िया तलवार को चीखते देखता है, फिर उसकी गर्दन पर वार होता है। चोट लगने से वह सिर्फ शश बोल सकता है। जमीन पर सन्नाटा था। बूढ़े आदमी को लगा कि मेहनत उस लड़के की प्रतिभा के आगे फीकी थी, जो कुछ घंटे अभ्यास करता। नॉनर्क तलवार संप्रदाय का मार्शल आर्टिस्ट था। हुई अपने प्रतिद्वंदी को हंसते और बड़बड़ाते देखकर उलझन में था। फिर बूढ़ा आदमी कहता है कि लड़के को ध्यान आकर्षित करने की आदत हो गई होगी और उसे हराने से वह और प्रसिद्ध होगा। इसलिए इसका आनंद ले, क्योंकि अंत में वह भी उसी की तरह मरेगा, क्योंकि संप्रदाय उसका पीछा करेगा। नायक उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मृत्यु के करीब होते हुए भी वह बहुत बोलता है, और बूढ़े को लात मारकर पलटते हुए कहता है कि उसका बोलने का अंदाज हीन भावना से ग्रस्त लगता है, जो परलोक इकाई के सदस्य के लिए आम है। हमें पता चलता है कि 9 हेल स्वॉर्ड सेक्ट को परलोक, हेल और निराशा इकाई में बांटा गया है, जो सेक्ट की 3 धुरी कहलाती हैं। हालांकि दूसरी दुनिया की इकाई को श्रेय नहीं मिला और वह सबसे कमजोर है। वे दक्षिणी शांक्सी पर नजर रखे थे, क्योंकि युद्ध में उनका मिशन मुख्यालय की रक्षा करना था। श्रेय पाने के लिए इकाई ने रिपोर्टों में हेराफेरी की। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति पूछता है कि नायक को यह कैसे पता चला। बिना जवाब दिए वह कहता है कि आदमी को लगता होगा कि दूसरी दुनिया की इकाई उसकी मौत का बदला लेगी, लेकिन वे इसे छिपाएंगे क्योंकि यह बाकी इकाइयों के लिए सही मौका होगा। गंभीर चेहरे से वह कहता है कि भले ही वे बदला लेने आए, वह ऐसी कमजोर इकाई से नहीं डरेगा, क्योंकि उसने अकेले 9 नरक तलवार संप्रदाय का सामना किया था। ये सुनते ही बूढ़े की आंखें चौड़ी हो गई और अपराधियों के सरगना का ध्यान भी खींचा, जिसने बिना देखे सिर नीचे कर लिया। सोचते हुए कहा, कुछ नहीं देखा। अचानक एक हाथ ने कपड़े पकड़े। ये गुई था, जिसने उसे उठाया और पूछा कि वह क्यों लेटा है, काम क्यों नहीं कर रहा। डरकर सरगना बोला, जो कहा जाएगा वही करेगा। कुछ मिनट बाद अपराधी के घर में नायक और उसके शिष्य गिरोह की गतिविधियों की नोटबुक पढ़ते हैं। सबको शांत कर वह पूछता है, क्या वे यही करते हैं? सरदार हाँ कहता है। नायक कहता है, अब से चुराया पैसा असली मालिकों को लौटेगा।
और उसी रात जुए का अड्डा भी नष्ट करना होगा, चाहे वे डरे हों। बड़े माथे वाला आदमी कहता है कि एक ही रात में सब करना कठिन होगा, लेकिन हवी के चेहरे के भाव देखकर वह कहता है कि वे इसका कोई रास्ता निकाल लेंगे। नायक कहता है कि वह गलत है, क्योंकि उसने उन्हें दया से नहीं मारा, बल्कि इसलिए ताकि पीड़ितों को गुस्सा निकालने का मौका मिले, क्योंकि उनके पाप मौत से भी बड़े हैं। इसलिए उन्हें जीवन भर उन्हीं की सेवा करनी होगी जिन्हें उन्होंने नुकसान पहुंचाया। निर्देशानुसार हुआए कहती है कि नेता को छोड़कर बाकी सब जा सकते हैं। उत्सुकता से हुआए पूछती है कि जब बाकी अपराधियों पर नजर रखेंगे तो हमारा लड़का क्या करेगा। नायक कहता है कि उसका काम अधूरा है, और फिर लड़की पूछती है कि क्या वह फिर से शराब पीने जा रहा है। शर्मिंदा होकर वह लड़की से कहता है कि वह ध्यान रखे। लड़की कहती है कि वे ठीक रहेंगे, जल्द चले जाएंगे। लड़का सोचता है लड़की जल्दी समझ गई, पर उसे शराब में रुचि नहीं। उलझन में नेता पूछता है क्यों खड़ा रहना पड़ा। वाई कहता है वह उसकी नाक को धोखा नहीं दे सकता, उसे ऊनी कंद के फूल तक ले जाना होगा। हमें पता चलता है कि डाको अपने पिछले जीवन में भटकता रहा। उसे पैसे की जरूरत थी, इसलिए वह दौलत खोजता रहा। उसे खुद कमाई का रास्ता खोजना पड़ा। फिर भी चीजें दुर्लभ कहलाती हैं, इन्हें खोजना आसान नहीं। आराम के दिन उन्हें कंद का फूल मिला, जिसकी कड़वी दुर्गंध अविस्मरणीय थी। सीढ़ियों से उतरते हुए वह देखता है कि सुगंध और तीव्र हो रही है। नेता कहता है कि यह फूल 200 साल पुराना है और इसे रेड वुल्फ स्वॉर्ड ले जाने वाला था, लेकिन अब इसे सही स्वामी मिल गया है। नायक कहता है कि उसने अच्छा काम किया है, अब वह जा सकता है। लोहे के दरवाजों और पत्थर की दीवारों के साथ उसे ऊर्जा संचार की चिंता नहीं होगी। 200 साल पुराना फूल खास न हो, पर यह मूल्यवान है। एक डिब्बा खोलते हुए होए कहता है कि 200 साल की सैर का समय है, लेकिन करीब से देखने पर उसे लगता है कि भेड़िया फूल उसकी सोच से बड़ा है, शायद 400 साल पुराना। हाथ में फूल लिए वह कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि यह इतनी आसानी से मिल जाएगा। अकेले खाना सही नहीं लगता, इसलिए वह अगली चीज दूसरों के साथ साझा करेगा। कुछ समय बाद अपराधी के घर पर कुछ ने गिरोह के सरगना का ध्यान खींचा, जो खिड़की से देखने के लिए उठा। अचानक धूल में जूतों की एक जोड़ी दिखाई दी और हमने देखा कि ये क्वाई के प्रशिक्षण जूते हैं। घबराया आदमी लड़के के पास दौड़ता है और कहता है कि उसने तेज आवाज सुनी। नायक टालते हुए कहता है कुछ खास नहीं था, फिर पूछता है कि क्या वह किताब ध्यान से देख रहा है। आदमी कहता है हाँ, और कुछ मिनट पहले भी यही कर रहा था। वे जाते हुए कहता है कि वह बाद में पैसा चेक करेगा। नायक के जाने पर वह आदमी कहता है कि वह झूठा और कमीना है, क्योंकि उसने शोर को गैर जरूरी बताया जबकि इमारत नष्ट की। वह आदमी सोचता है कि ऊन के फूल ने लड़के के साथ क्या किया। उसी रात हम अपराधियों को हथौड़े चलाते देखते हैं, जिन पर चियोल नजर रखता है। चियोल एक को स्थिर देखकर पूछता है क्या आराम का समय है। दूसरी तरफ हुआ एक को जल्दी करने का आदेश देता है, लेकिन कोई पूछता है क्या वह सच में उपहार दे रहा है। अपराधी झुककर कहता है कि यह वही पैसा है जो उन्होंने जबरन वसूली से लिया और गलत तरीके से छिपाया था। जिंगू सोचता है कि हवेई ने 2 दिनों में यह सब कर दिखाया और उसे उस युवक पर शक था जिसने जानकारी मांगी थी, लेकिन यह तो हद थी। माउंट हुई में सच में अजगर छिपा था। अचानक हमारा लड़का उसके पीछे आता है और कहता है कि वह कुछ पीने आया है, क्योंकि वह भूखा था पर अकेले नहीं पीना चाहता था। वह आदमी को शामिल होने का निमंत्रण देना चाहता है। सुबह शराब पीने के निमंत्रण पर वह हैरान होता है, लेकिन जिंगा इसे मान लेता है। कुछ समय बाद वह पूछता है कि लड़का किस बारे में उत्सुक है। लड़का बताता है कि समस्या क्रूर बर्ड फैक्शन की गुप्त शाखाएं हैं जिन्होंने अपराध का रास्ता चुना है। वह उनका पुनर्वास करना चाहता है, लेकिन उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उन्हें साथ रख सके। आगे कहता है कि आदमी को चिंता नहीं करनी चाहिए, वह सब संभाल लेगा, डांटियनों को भी खत्म कर देगा। भिखारी गुट का नेता कहता है कि लड़का उसे चौंकाता है, वह व्यापारियों को जानता है जो अंडरवर्ल्ड का काम तमाम कर सकते हैं। लड़का धन्यवाद देता है, लेकिन वह कहता है कि उसे आम नागरिकों की मदद के लिए बुलाया गया है। जिंगमा ने पूछा हवे पौसम में कितने दिन रुकेगा। उसने कहा 3 दिन। उस व्यक्ति ने पूछा क्या वह किलों को देखेगा। नायक ने कहा हम। शायद उसी रात शहर चहल पहल भरा है। सराय में लड़का छात्रों को पेय देता है और उनकी प्रशंसा करता है। हैरान जिन पूछता है कि यह क्या है। हवाई कहता है कि उसने बधाई के लिए बांस की शराब बनाई है। लड़का कहता है सुनो, लेकिन नायक कहता है कि जब कोई उत्सव मनाने लायक हो तो यह ठीक है। और चूंकि कई नए शिष्य पहली घटना में मर जाते हैं, उन्हें जश्न मनाना चाहिए कि वे जीवित हैं, विशेषकर युद्ध के बाद जिनका इरादा जान से मारने का था। उनके विपरीत जिन्हें याद रखना चाहिए कि जीवन और मृत्यु मार्शल आर्ट से तय नहीं होती, इसलिए उनका अंत दुखद नहीं होता। नायक मुस्कुराते हुए कहता है कि पीने का समय है। जिन पूछता है क्या ये उसकी पहली घटना नहीं थी। झूठ बोलते हुए वह कहता है हाँ। तो सभी जांग में पहली घटना पूरी करने के लिए जाम उठाएं।
हुआ कहती है कि शराब स्वादिष्ट है और लड़का सहमत होता है। लड़की समझती है कि होये को शराब क्यों पसंद है। च्युएल तलवारबाजी की उस तकनीक के बारे में सोचता है जो नायक ने इस्तेमाल की थी। लड़का पूछता है कि लाल भेड़िया तलवार की लड़ाई में हवेई ने जो तकनीक इस्तेमाल की उसके बारे में एक सवाल है। जब उसकी तलवार ने नया रूप लिया तो उसमें शक्ति और घुमावा गए। यह बदलाव चौंकाने वाला था। उसे लगा था कि लोग उसे नजरअंदाज करेंगे, लेकिन तलवार के नए रूप ने सबका ध्यान खींचा। भार के सिद्धांत पर आधारित तलवारबाजी तकनीक का उपयोग करते हुए जो उनके पिछले जीवन में आविष्कार हुआ, उनका सिर चकरा रहा था। वे सोच रहे थे कि लड़के ने उनकी चाल में बदलाव कैसे देखा। उन्होंने कहा वे विस्तार से समझाएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि पीने के बाद काम है। अगले 3 दिनों तक पीने का समय नहीं मिलेगा। कहीं हमें जंगल में एक घोड़ा गाड़ी दिखती है। अचानक कोई चालक को गाड़ी रोकने का आदेश देता है। आदमी पूछता है क्या हो रहा है। झाड़ियों से एक बूढ़ा आदमी कहता है कुछ गंभीर नहीं, पर जिंदा रहना है तो सब कुछ सौंप दो। थोड़ी दूर पर गोल्डन क्वार्टेट स्थिति पर नजर रख रहा है। फिर क्वाई कहता है डाकू जंगल में छिपे रहते हैं जब तक कोई न गुजरे, भले ही वे गिरोह के लगते हों। ये लोग अलग हैं क्योंकि इन्होंने मार्शल आर्ट सीखी है और संगठित है। पहले के अपराधियों ने मार्शल आर्ट सिर्फ रेड वुल्फ स्वॉर्ड के मकसद से सीखी थी। अगर ये यहां है तो पास में कोई किला है। हुआ कहती है कि उसने समझ लिया है और पूछती है क्यों बता रही है। लड़का कहता है अगले 3 दिन में हर किला नष्ट होगा, सबको एक संरचना गिराने का मौका मिलेगा। बाकी लोग देखते हैं, लेकिन तीनों हैरान होते हैं। लड़की चिंतित होकर पूछती है कि क्या उन्होंने कुछ गलत किया। नायक पूछता है कि वे कैसे बचे, क्योंकि वे अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं को खत्म नहीं कर सके। च्युएल सहमत होता है और कहता है हवी नहीं होता तो वे मर जाते। जेन पूछती है कि नायक ने खुद को दूसरों को मारने के लिए कैसे तैयार किया। वह सोचता है कि काश वह अपनी पहली लड़ाई बता पाता जो भुला नहीं सकता। वह छोटा और डरा हुआ था। डरता था कि अगर नहीं मारा तो मर जाएगा। उसे डर था कि कहीं चोट न लग जाए, इसलिए दुश्मन को मार दिया। उनके डर को सच होने से रोकने के लिए जिन कुछ नहीं कहता। नायक कहता है कि सभी के लड़ने के अपने कारण होते हैं। वह कहता है कि वह च्युएल को तलवारबाजी सिखाएगा। ये किले को संभालने पर निर्भर करेगा। पहली रात है, इसलिए वह खुद करके दिखाएगा। कुछ मिनट बाद हम डाकू को जमीन में मुंह घुसाए देखते हैं। हुई उसे उठाता है और मौका मिलने पर थप्पड़ मारता है ताकि वह जागे और रास्ता दिखाए। कुछ देर बाद वह किले पहुंचता है। डाकू देखकर चौंकते हैं, पर अचानक हम देखते हैं कि सब बेहोश हैं और हवी अपने कपड़े झाड़ रहा है। यहीं से 3 दिन के विशेष प्रशिक्षण की शुरुआत होती है। सुबह वे ब्लड फैक्शन पर नजर रखते हैं और रात में किलों से निपटते हैं। हमें पता चलता है कि प्रशिक्षण सफल रहा, हालांकि शिष्यों ने शुरुआत में हिचकिचाहट दिखाई। कुछ लड़ाइयों के बाद उन्होंने हिचकिचाहट छोड़ दी और किलेबंदी में अच्छा प्रदर्शन किया। हमारा लड़का कहता है कि वह युवक बाकी दोनों से बेहतर है, लेकिन हमले के बावजूद मारने में हिचकिचाता है। मतलब वह मरने से ज्यादा दूसरों को चोट पहुंचाने से डरता है। यह नायक नहीं बदल सकता क्योंकि लड़के को खुद इसे पार करना होगा। 2 दिन बाद चारों ने किले बना लिए हैं। नायक उनकी तारीफ करता है और कहता है कि वे अब विनन के लिए रवाना होंगे। हवा पूछती है कि वे उस रात क्यों नहीं जा सकते। वही कहता है कि उसने च्युएल से तकनीक सिखाने का वादा किया है और अगर कोई सीखना चाहे तो रोक सकता है। बिना झिझक के नायक प्रदर्शन शुरू करता है और छात्र हैरान होकर देखते हैं, पलक तक नहीं झपकाते। नायक कहता है कि यह माउंट हुआ का 6 कॉम्बो है जिसे उसने अधिक वजन के साथ संशोधित किया है। ह्यूले पूछता है प्रतीक्षा का क्या अर्थ है। लड़का समझाता है कि माउंट हुआ की तलवार तकनीकें अवरुद्ध होने पर भी अगले हमले की अनुमति देती हैं। इसे किसी अन्य तकनीक के साथ जोड़ा जा सकता है और इसमें भ्रम भी मिल सकता है। शिष्य चकित होता है, लेकिन क्वेई कहता है कि वे माउंट हुआ के तलवार संत के बारे में जानते होंगे। भले ही वह पहला न हो, वह सर्वश्रेष्ठ था, जिसका मतलब है कि उसे मार्शल आर्ट का गहरा ज्ञान था। शायद शानदार बदलाव और बेर के फूल की तकनीक छठी तलवार के संयोजन थे जो लगाए गए भार पर निर्भर करते हैं, इसलिए माउंट हुआ की तकनीकें अधूरी हैं। वे तलवार के वजन का गहराई से अध्ययन नहीं करते और बिना ठोस आधार के नई तकनीक सीखना मूर्खतापूर्ण हो सकता है। यह ह्युंजू जानती थी और गुप्त रूप से अभ्यास करती थी, क्योंकि अधूरी तकनीक अराजकता ला सकती है। इस व्याख्या के बाद हवी ने च्युएल से पूछा कि क्या वह यह तकनीक सीखना चाहता था। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद लड़के ने सिर उठाकर हाँ कहा और उसे सिखाने के लिए कहा। हमें पता चलता है कि च्युएल का प्रशिक्षण भोर तक चला। थकी हवा सोचती है कि कब तक पहरा देना है, फिर जिन का ध्यान खींचकर भागने का सुझाव देती है।
वही कहता है कि लड़का तलवार का उपयोग भ्रम के सिद्धांत से कर रहा है, न कि वजन और चलाने के तरीके पर ध्यान देकर। पसीना पोंछते च्योल कहता है, समझ गया, पीछे पहरेदार जा चुके हैं। उन्होंने अंडरवर्ल्ड से मिलने और आराम का सोचा। हम शहर में हैं जहां एक आदमी दूसरे से कहता है, जल्दी करो, इस गति से कुछ नहीं होगा। जुआन देखता है, कोई समस्या नहीं, निष्कर्ष निकालता है कि अंडरवर्ल्ड के लोग बस वे जीवन बदलना चाहते थे। फिर उसे लगता है कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह और मूजिन उन पर नजर रख रहे हैं। फिर भी लड़की ने चिंता छोड़ आराम करने का निर्णय लिया क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। अचानक किसी ने ध्यान खींचा। चौंककर उसने तलवार निकाल ली, लेकिन वह उस महिला को देखकर चौंक गई जो ब्लड फैक्शन की इमारत में घायल हुई थी। महिला ने बच्ची का हाथ कसकर पकड़ते हुए डराने के लिए माफी मांगी। फिर उसने छोटी बहन युम युम को नमस्ते कहने को कहा। हवा ने शर्मिंदा होकर महिला से हाल पूछा। महिला ने जवाब दिए बिना भाई की जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा, जिससे शिष्यों की आंखों में आंसू आ गए। महिला ने कहा कि उसके घाव जल्दी भर गए और युवती की वजह से ही वे पिता का अंतिम संस्कार कर पाए। लड़की अपनी आंखें पोंछते हुए पूछती है कि उसके पिता का क्या मतलब है। आगमन पर मृत पाए व्यक्ति को याद करते हुए वह समय पर न पहुंचने के लिए क्षमा मांगती है और उनकी आत्मा की शांति की कामना करती है। महिला कहती है कि क्षमा की जरूरत नहीं, वे आभारी हैं। अचानक यूनियंग हकलाते हुए कहती है कि वह एक दिन महान योद्धा बनेगी। यह सुनकर हवा का दिल टूट जाता है और वह आंसू नहीं रोक पाती। महिला पूछती है कि युवती क्यों रो रही है। शिष्या कहती है कि यह बच्ची एक शक्तिशाली योद्धा बनेगी। महिला पूछती है कि क्या हवा को दर्द हो रहा है, लेकिन वह कहती है ऐसा नहीं है। दिन जल्दी बीत जाता है और रात हो जाती है। मूजिन के चेहरे से लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन हुआ पसीने से तरबतर धूप में सिर झुलसा रही है। चिल्लाकर पूछती है, हवी इतनी तेज क्यों चल रही है? लड़का कहता है, एक दिन आराम के बाद लापरवाह हो गई है, अभ्यास नहीं किया। लड़की कहती है, आदेश के बजाय पहले निकलना चाहिए था। तीखी नजर पर शिष्य समझता है कि ज्यादा बोल दिया। तनाव को तोड़ते हुए जिन कहता है कि पोसेन में अंडरवर्ल्ड के लोग अच्छा कर रहे हैं। गुस्से में नायक कहता है कि उन्हें अपनी कमजोर मानसिकता की चिंता करनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि विषय बदलने की योजना विफल रही। अचानक हवा कहती है कि उसे यंग यंग की याद आ रही है, जिसे उसने क्रूर हमले में बचाया। उत्साहित हवा कहती है कि बच्ची ने कहा था वह बड़ी होकर उसकी तरह योद्धा बनना चाहती है। हमारा लड़का मजाक में कहता है कि पहली बार उसे किसी बच्चे की चिंता हुई। जब लड़की जवाब देने की कोशिश करती है, वह उसे चुप रहने को कहता है क्योंकि वे सूर्यास्त से पहले विनन पहुंच गए थे। फिर जेन कहता है कि शहर में माउंट होआ का फ्रेश फ्लावर सेक्ट है। हुआई कहता है कि उन्हें रात के खाने के लिए वहीं चलना चाहिए। जल्दी से चारों संप्रदाय के मुख्यालय पहुंचते हैं और लड़कों के एक समूह को एक बूढ़े लड़के को पीटते हुए देखते हैं। एक लड़का पकड़े व्यक्ति के पेट में मुक्का मारता है। जैसे ही वह अगला वार करता है, कोई उसकी कलाई पकड़ लेता है। ग्वाई कहता है कि बच्चा आंतरिक ऊर्जा से मार रहा है। लड़का देखता है कि कई वयस्क हैं। पिटने वाला लड़का समझ जाता है कि यह समूह मूल माउंट हुआ संप्रदाय का है। हमारा लड़का कहता है कि ऐसा वार किसी बच्चे की जान ले सकता है जिसने मार्शल आर्ट नहीं सीखी। गुस्से से देखता हुआ वह कहता है कि लड़का जानता होगा तभी ऐसे मुक्के मार रहा है। उसे यकीन होगा तभी वह हमला कर रही है। लड़की सुनकर गुस्सा होती है। उसे लगता है कि लड़का कम उम्र में भी घमंडी है। शायद यह उसके माता पिता की गलती है, इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वह बाहरी प्रभावों से प्रभावित था। लड़की की दृढ़ निगाहें नायक को प्रभावित करती हैं। वह कहता है, कई लोग इसी कारण अपराध करते हैं। लड़की किसी अपरंपरागत समूह की लगती है। शायद उसके संप्रदाय ने उसे ऐसा बनाया हो। एक छोटा लड़का उसके कपड़े खींचता है और वह उत्सुकता से देखती है। सफेद बालों वाला लड़का कुछ कहने वाला होता है। नायक इंतजार करता है पर जवाब नहीं मिलता। वह कहता है कि वे जाएं, नहीं तो चोट पहुंच जाएगा। जंगल में माहौल तनावपूर्ण है। तभी छोटा लड़का इशारा कर अपना नाम लिम सनहाउ बताता है। फ्रेश फ्लावर सेक्ट के व्यक्ति ने मदद के लिए धन्यवाद दिया। उसने बताया कि उसका नाम मुंह है और वह माउंट हुआ सेक्ट का शिष्य है। साथी ने पूछा, क्या लिम सनहा ठीक है? उसने हाँ कहा और बताया कि एक बच्चा ग्रेट ट्रुथ सेक्ट का युवा नेता था। कैसान और अन्य लोग मार्शल आर्ट सीख रहे थे। वे उसे परेशान कर रहे थे क्योंकि उनके सेक्ट के ट्रुथ सेक्ट से अच्छे संबंध नहीं थे। उन्होंने देखा कि उसका संप्रदाय कमजोर है तो उसे परेशान करने लगे। युवती लड़के से पूछती है, क्या नेता को पता है? लिम सनहा पुष्टि करता है और कहता है कि पहले वह पलटवार करता था, फिर फ्रेश फ्लावर संप्रदाय का नेता ग्रेट ट्रुथ संप्रदाय में चला गया। अतीत में ट्रुथ संप्रदाय का नेता कहता है कि उनके बच्चे बिना कारण ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने उसे दोषी ठहराया और मामला बड़ा संघर्ष बन गया। वे लड़ाई नहीं चाहते थे तो फ्रेश फ्लावर सेक्ट के नेता पीछे हट गए।
अगर युद्ध शुरू होता तो सब तबाह हो जाता। म्याओग्वी कहता है कि वह कारण समझता है। अब उसे समझ आया कि वह लड़का बच्चों को परेशान क्यों करने देता है। उस लड़की को बुरा लगता है कि माउंट हुआ के बाहरी संप्रदाय के साथ ऐसा हो रहा है। नायक के अनुसार सब कुछ कारण से होता है और नेता की बात माननी चाहिए। धार्मिक स्थल पर सभी शिष्य को देखते हैं। प्रभावित होकर समूह प्रवेश करता है। मुगुई देखती है कि उनके कपड़ों पर सफेद चेरी के फूल कढ़ाई किए हैं। सदस्य परिचय की प्रतीक्षा करते हैं। समूह संप्रदाय का प्रतीक बनाता है और आभार व्यक्त करता है। नेता लिम मागुक के रूप में परिचय देते हैं। वे कहते हैं कि सभी ने सुना है कि उन्होंने ड्रैगन गुड को हराया, लेकिन नायक इसे अतिशयोक्ति मानते हैं। लिम मागुक अपने बेटे को धन्यवाद देते हैं। फिर वे समूह को अंदर बुलाते हैं। वे मुख्य हॉल में जाते हैं, बैठते हैं और सभी कॉफी की तारीफ करते हैं। लेकिन लिम मागा विनम्र है। विचारशीलता से नेता माउंट हुआ को याद करते हैं। नायक कहता है कि थके होने पर भी समस्या समाधान जरूरी है। फिर वह फ्रेश फ्लावर सेक की स्थिति पूछता है। नेता कहते हैं कि वे कठिनाई में हैं। पहले कोई समस्या नहीं थी, वे बराबर शक्ति में थे। शानक्सी हमले के बाद हालात बदल गए। ग्रेट ट्रुथ सेक्ट आक्रामक हो गया है और उनके समूह में हस्तक्षेप कर रहा है। यहां तक कि उसका बेटा भी भुगत रहा है। वह बदला लेना चाहता है, पर यही वे चाहते हैं। वे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पास रक्षा की शक्ति नहीं, इसलिए वह खुद को असफल महसूस करता है। सब सोचते हैं कि उसने माउंट हुआ संप्रदाय से मदद क्यों नहीं मांगी। नेता कहता है कि इन सब के बावजूद उन्हें राहत है कि वे मौजूद हैं। वह कहता है कि उसकी मौजूदगी ही दुश्मनों को डराने के लिए काफी है, लेकिन समूह को लगता है कि वह उन पर विश्वास नहीं करता। नायक उससे उसके बेटे के लिए भाव पूछता है। साथ ही नहीं समझते। समझ रहे हो मतलब? नेता कहता है कि उसे ऐसी चीजें दिख रही हैं जो है नहीं, क्योंकि उसे समूह पर भरोसा है। बाहरी संप्रदाय के नेता के लिए उन पर भरोसा न करने का कारण नहीं है। वह कहता है खाने का समय हो गया है, तैयार हो जाओ। नेता की मदद न लेने की इच्छा को योद्धा समझता है। उसने इतने शक्तिशाली संप्रदाय से अधिक उम्मीद की थी। वह उन्हें बहुत छोटा समझता था और शायद बाद में हटाने का सोचता। लेकिन वह अपने बेटे और उन सभी को याद करता है जिन्हें उसकी यादों में तकलीफें झेलनी पड़ी हैं। वह कहता है कि उसे उनके लिए बुरा लगता है। उस पल वह खुद बच्चे की तरह था। उसे याद आता है कि नायक कितना चौकस है। फिर भी बैठक में योद्धा कहता है कि वे रात के खाने का इंतजाम खुद करेंगे। साथी को यह रवैया असभ्य लगता है। नेता पूछता है मदद क्यों ठुकरा रहे हैं। नायक कहता है कि पहले मदद नहीं की तो वह कुछ नहीं मांग सकता। यह सुनकर आदमी हैरान होता है। लड़की सोचती है उसने क्या सुना। उसे याद आता है जब नायक ने उसकी जान बचाई थी और फ्लैशबैक में साथियों ने उसके तरीकों पर सवाल उठाए थे। उसने कहा था कि घात लगाना उनका तरीका था। वर्तमान में युवती को एहसास होता है कि वह व्यक्ति अलग है। वह सोचती है क्या हो रहा है। जंगल में वह कहती है कि उसका वरिष्ठ अजीब है, कुछ हुआ है और वह जानना चाहती है। सभी स्पष्टीकरण का इंतजार करते हैं। नायक बताता है कि उसका साथी स्थिति नहीं समझ रहा। योद्धा कहता है यह अजीब है और संप्रदाय के बच्चों के रवैये पर सवाल उठाता है। उन बच्चों में एक उसका उत्तराधिकारी है, इसलिए वह निर्दोष नहीं है। लेकिन सत्य संप्रदाय उनके कारण क्यों पीछे हटेगा? वे सिर्फ 4 हैं, हारने की संभावना अधिक है। सब कहेंगे माउंट हुआ संप्रदाय असफल हुआ और यह बुरा होगा। समस्याएं तभी होती हैं जब वे असफल होते हैं। उन्हें इसका समाधान करना होगा। नेता के मन में कोई योजना है। 2 लोग मेज पर खाना खा रहे हैं। ये जगह ताजे फूलों की होनी चाहिए थी, लेकिन वे ऐसे खा रहे हैं जैसे ये उनका भोजनालय हो। उनकी आंखों में शिकायतें और शिकार की तलाश दिखती है। एक औरत उनसे टकरा जाती है, उनका ध्यान खींचती है। वह मुस्कुराकर शर्मिंदा होकर माफी मांगती है। उनकी नजरें घृणा से भरी हैं, मानो कुछ भयानक करने वाले हों। वह करों के बारे में कुछ कहती है, जिससे समूह और भी उलझ जाता है। पुरुषों का समूह नायक के संप्रदाय को अवसरवादी कहता है। सत्य के महान संप्रदाय ने पहले ही उस स्थान पर कब्जा कर लिया है। समूह बातें करता रहता है, कुछ होने वाला है। नायक आदेश देता है कि चाहे कुछ भी हो, उसके साथी हस्तक्षेप न करें। उन्हें यह अनुरोध अजीब लगता है। एक व्यक्ति गुजरते हुए कहता है अब सहन नहीं होता। वह कंधे पर हाथ रखकर पूछता है क्या सब बातें अपनी बात मनवाने के लिए थीं? माहौल तनावपूर्ण है। विरोधी उकसाते हैं, पर यौन समूह नहीं डरता। वह कहता है बहुत पीली है, रुकने का आदेश देता है, लेकिन वह कहता है वे अकड़कर चल रहे हैं। वह उन्हें शैतानी कमीने कहता है और उकसाता है। आदमी कुर्सी खींचता है, वह गिर जाता है, धमकी देता है। सत्य संप्रदाय का अपमान यही होता है। संप्रदाय का नेता कार्रवाई करने का फैसला करता है। हमलावर का ध्यान उसकी ओर जाता है। तनाव बढ़ता है, सभी का ध्यान आकर्षित होता है। एक सोचता है वह कौन है, लेकिन इससे पहले कि वह समझे, योद्धा ने तेजी से लात मारी। उसने उस आदमी और आसपास के सभी पर हमला किया। आदमी ने पूछा क्या हो रहा है? अचानक हिलने की ताकत खत्म हो गई। नेता यही जानना चाहता है।
पर योद्धा जानना चाहता है कि जिसे युद्ध कला नहीं आती वह तलवार कैसे चला सकता है, खासकर क्योंकि वह मानता है कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक गठबंधनों में फर्क होता है। वह पूछता है कि वह तलवार से क्या करेगा। प्रतिद्वंद्वी शर्मिंदा होकर कहता है कि वह सिर्फ डराने के लिए थी। नेता तलवार छीनकर कहता है कि अगर वह कमजोर को डराने के लिए इसका उपयोग करता, अच्छा है कि उसके पास न हो और उसे उसी से सुलझाने को कहें जिसे उसने चोट पहुंचाई। आदमी सोचता है कि वह झगड़ा शुरू कर रहा है। योद्धा गुस्से में कहता है आदमी उसके संप्रदाय का मजाक समझेगा। आदमी माफी मांगता है पर चेतावनी देता है कि उसने खुद किया है। योद्धा कहता है माफी तब मिलेगी जब वह फ्रेश फ्लावर संप्रदाय में जाकर माफी मांगे। सूर्यास्त से पहले नहीं पहुंचा तो सत्य संप्रदाय एक स्मृति बन जाएगा। डरा आदमी सिर हिला देता है। यह सुनकर उनकी टीम चुप हो जाती है। लगता है उनका नेता और भी साहसी हो रहा है। वे सोचते हैं क्या सब ठीक होगा। अगले दिन सत्य संप्रदाय का नेता जंगल से गुजरता है। वह अपने समूह के साथ है। वे एक विशाल मंदिर के सामने खड़े होते हैं। 3 बार उसने इतना गहरा दर्द महसूस किया था। पहली बार तब जब माउंट हुआ संप्रदाय के सदस्य युद्ध में मारे गए थे। दूसरा क्षण था जब उनके बड़े बेटे की मृत्यु हुई। आखिरी क्षण तब आया जब उन्हें लगा कि बेटे को दौरे पड़ रहे थे। अब एक और क्षण जुड़ गया है। मंदिर में नायक देखता है कि प्रतिद्वंद्वी माफी के मूड में नहीं है। बूढ़ा कहता है कि मार्शल आर्ट सीखी है पर शिष्टाचार नहीं। युवक समझ जाता है कि उसके कार्यों ने परेशान किया होगा। शायद उसमें शिष्टाचार की कमी हो, लेकिन सत्य महान कार्यों के सामने यह कुछ नहीं है। पंत कहते हुए वह उन्हें अंदर बुलाता है। आखिरकार कोई ये दृश्य देखकर भ्रमित हो सकता है और गलतफहमी से किसी को फायदा नहीं होता। बूढ़ा देखता है कि लड़का बात करना पसंद करता है, शायद समय बिता रहा है। योद्धा हमला करना चाहता है पर अभी शांत रहना बेहतर है। मुहुई की योजना के अनुसार सब होता देख नेता बुलाता है। पहले नेता मास्टर मुझसे संघर्ष पर सवाल करता है। युवक उसे शांत होकर समझने को कहता है। वह जानता है कि टीम पर भरोसा कठिन है, पर नेता ने उन पर उनके निर्णयों पर भरोसा किया। उसने पोसेंग, विनिन और लुशान क्षेत्रों की जांच करने को कहा था। फोजिन के क्रूर ड्रैगन गुट में मार्शल आर्टिस्टों से संघर्ष तय था। नेता को समझ नहीं आया 4 लोगों ने बिना चोट कैसे हरा दिया। युवक ने कहा वे 4 नहीं, वह अकेला था। उसे समूह का भरोसा चाहिए। वह द्वंद्वयुद्ध के लिए भी तैयार है। नेता पूछता है क्या वे सत्य संप्रदाय से लड़ सकते हैं। युवक उसे आश्वस्त करता है कि चिंता की जरूरत नहीं है, वह सब संभाल लेगा। अभी सभी एक मेज पर बैठे हैं। सत्य संप्रदाय के आने से सब कुछ अलग लगता है। मुई कहता है कि वह मामला सुलझाना चाहता है, इसलिए वह प्रस्ताव रखता है कि हर संप्रदाय से एक सदस्य द्वंद्वयुद्ध के लिए चुना जाए। सभी चौंक जाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति हंसता है। उन्हें एहसास होता है कि लड़के ने सब कुछ नहीं बताया। वह प्रस्ताव से प्रभावित होते हैं और पूछते हैं क्या बेटे की मौत भूल गए हैं। जिस पर भरोसा किया उसने धोखा दिया। लिम माग का बेटा द्वंद्व युद्ध में मारा गया था। मुहुई माफी मांगता है पर नेता कहते हैं इसमें उसकी गलती नहीं। वह युवक से आगे बोलने को कहते हैं और लड़का प्रतिक्रिया देता है।